नमस्कार, मैं हूं अजय। 9 बज चुके हैं, यानी दिन की सभी खबरों को जानने का वक्त। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी ने सीकरीगंज में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का अब से कुछ देर पहले निरीक्षण किया। उनके साथ एसीएस गृह और यूपीडा के प्रमुख अवनीश अवस्थी मौजूद थे। उन्होंने सीएम को लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण के ताजा स्टेटस की जानकारी दी। इस लिंक एक्सप्रेसवे को यूपीडा बना रहा है। 91 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की लागत 5,876 करोड़ है। इसके बन जाने के बाद गोरखपुर से लखनऊ, दिल्ली से पहुंचना बेहद आसान हो जाएगा। इससे पहले सीएम ने पूरे निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक भी ली। तो ये तस्वीर सीएम के मौके पर पहुंचकर जायजा लेने की। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, ये वो एक्सप्रेसवे है जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को गोरखपुर से जोड़ता है और इसी लिंक एक्सप्रेसवे पर 5,000 एकड़ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एक औद्योगिक क्लस्टर बनाने की भी योजना है। औद्योगिक नगरी बसाने की पूरी योजना है जो गोरखपुर के आसपास के इलाकों में रोजगार का बड़ा जरिया बनेगा, विकास को यहां तक पहुंचाएगा। इसी कॉरिडोर का मुआयना करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल को लेकर आज सीएम योगी ने कई तोहफे भी दिए और समीक्षा भी की है और साफ साफ कहा कि पूर्वांचल अब पिछड़ा नहीं रहेगा। यहां की सोच ने इसे पिछड़ा बनाया था, मगर अब वो सोच बदल चुकी है। तो मिशन पूर्वांचल में आज क्या क्या हुआ, सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं गोरखपुर और पूरे पूर्वांचल की विकास को रफ्तार देने की मुहिम को छेड़ा है और इसको लेकर के एक संगोष्ठी का आयोजन गोरखपुर विश्वविद्यालय में किया गया है। इसका उद्घाटन आज किया खुद सीएम योगी ने। यहां पर इस बात को लेकर मंथन होगा कि कैसे पूर्वांचल में तरक्की को बढ़ाया जाए, रफ्तार दी जाए, विकास के सूरज को उगाया जाए पूरे पूर्वांचल में। और इसी मौके पर बोलते हुए साफ साफ कहा सीएम योगी ने कि संभावनाएं अपार हैं पूरे पूर्वांचल में और उन संभावनाओं को अब साकार हम करेंगे। अब तक जो नहीं हुआ वो करके दिखाएंगे, पूर्वांचल में विकास लाएंगे। और इसी के तहत यहां पर कई योजनाएं शुरू की है पिछले 3 साल में योगी सरकार ने, जिसमें से एक महत्वपूर्ण है एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के काम को आगे बढ़ाना, गोरखपुर एक्सप्रेसवे लिंक को लाना, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना, एयरपोर्ट्स को लेकर यहां तक पहुंचाना, ओडीओपी के जरिए सभी जिलों को उद्योग से जोड़ना। और इससे पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय में आयोजित पूर्वांचल के सतत विकास के मुद्दे पर सेमिनार में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपकी सोच ने भले पूर्वी उत्तर प्रदेश को गरीब और पिछड़ा बनाया है, पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो संभावना है वो देश और दुनिया में नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। योगी आदित्यनाथ आज अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के समापन समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हर विपत्ति आपको एक अवसर देती है और सफलता आपको चुनौती देती है। दोनों के बीच सामंजस्य करने वाला ही सफल होता है। हम कोरोना से भी लड़ेंगे, पर शिक्षा जगत के कार्यों को भी कोरोना से बचाते हुए हमें आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी ने कहा कि भारत में जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है वो बड़ा परिवर्तन लाएगी। 2031 और 32 में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 100 साल पूरे होने पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुका होगा। दुनिया में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या है, यूरोप में क्या है, वह भारत उधर देखता था और आज यूरोप और अमेरिका में इस बात को देखा जा रहा है कि भारत क्या कर रहा है, हम भी उसका अनुसरण कर सकें, उसके लोग बन सकें। ये नेतृत्व पे निर्भर करता है, हम किस लोगों बनेंगे या अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करेंगे कि लोग हमारा अनुसरण करते हुए दिखाई दें। लेकिन बुद्ध को आपने बोल ना दिया। बुद्ध ने कहा अब दीपो भव, आप स्वयं ही नहीं बनना चाहते। आपने मान लिया कि नहीं साहब, हम तो गरीब हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी संस्थाओं ने पल्ला झाड़ दिया कि हमारी जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि वेतन मिलना है, सुविधाएं मिलनी है, सब कुछ मिलना ही है, तो इसलिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। हर एक व्यक्ति उससे तटस्थ होता गया और उसका परिणाम क्या होता गया, हम हमारे ऊपर ठप्पे पे ठप्पे लगते गए और दुनिया के वे लोग सफल होते गए जो हमें आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। विकास की प्रक्रिया को जोड़ने के लिए अपने अनुसार कार्य प्रारंभ किया।
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के जो कार्यक्रम वर्तमान में हो रहे हैं, आज आप देख रहे होंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन रहा है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, हम मध्य उत्तर प्रदेश में पश्चिम को मध्य होते हुए प्रयागराज तक और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में अभी 5 महीने से ज्यादा का वक्त है, मगर सियासी गर्मी अपनी चरम पर पहुंच गई है और हालत यह है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर आज पत्थरबाजी कर दी गई, जिसके बाद से बीजेपी और अब हमलावर हो गई है ममता बनर्जी पर। पश्चिम बंगाल की सियासत का रक्त चरित्र पुराना है। सत्ता के लिए यहाँ हिंसा की रवायत चलती आ रही है और उसे रोकने के बजाय एक बार फिर दोहराया जा रहा है। पथराव किया गाड़ी पे, कार्यक्रम में पहुंच गए पर रास्ते बाहर वहाँ मारपीट चल रही है। सत्ता में आने के लिए ममता बनर्जी और उनकी पार्टी को भी लेफ्ट से जमकर लोहा लेना पड़ा था, लेकिन खुद सत्ता में आने के बाद से उसे बचाए रखने के लिए अब दीदी भी कॉमरेड के रास्ते पर चल पड़ी हैं। ये देखिए कैसे दीदी के गुंडे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला कर रहे हैं, उन्हें काले झंडे दिखा रहे हैं और बीजेपी के कार्यक्रम में टीएमसी के झंडे लहराए जा रहे हैं, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है। कैलाश जी को अटैक किया, मुकुल रॉय पर अटैक किया, हमारे श्री प्रकाश जी के गौरव पर अटैक किया, गाड़ी तोड़। ये प्रजातंत्र है क्या? जेपी नड्डा कोलकाता से 24 परगना जिले के डायमंड हार्बर शहर जा रहे थे। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोकने की कोशिश भी की। नड्डा की सुरक्षा में लापरवाही पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट मांगी है, लेकिन अहम सवाल ये है कि प्रदेश में इतना कुछ हो जाने के बाद भी आखिर दीदी टस से मस्त नहीं हो रही हैं। देश जब आजादी की 75वीं सालगिरह का जश्न मनाएगा तब कई चीजें नहीं होंगी, इतिहास में कई नए पन्ने जुड़ चुके होंगे और इनमें से एक पन्ना संसद के नए भवन का भी होगा, जिसके लिए आज पूरी वैदिक विधि विधान के साथ आधारशिला रखी गई। बद्धो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नए संसद भवन की स्मृति पट्टिका का अनावरण, जिस पर अंकित है 10 दिसंबर 2020 की वो तारीख। देखिए इन तस्वीरों को और कल्पना कीजिए कि आने वाले वक्त में कितना भव्य होने जा रहा है अपना नया भारत। संसद का ये नया भवन 4 मंजिला होगा। ये इमारत 64,500 वर्ग मीटर में फैली होगी और इसे बनाने में कुल 971 करोड़ का खर्च आएगा। उम्मीद है कि इसका निर्माण कार्य अगस्त 2022 यानी देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस तक पूरा कर लिया जाएगा। पुराने संसद भवन ने स्वतंत्रता के बाद के भारत को दिशा दी, तो नया भवन आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का गवाह बनेगा। संसद का ये नया भवन 20,000 करोड़ के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक अहम हिस्सा है, जिसमें राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक फैले 13.4 किलोमीटर लंबे राजपथ पर पड़ने वाले सरकारी भवनों का पुनर्निर्माण किया जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कानपुर देहात में कोटा आवंटन को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके चलते कोटा आवंटन करने पहुंचे अधिकारियों ने बवाल को देखते हुए प्रक्रिया को रोक दिया। पूरा मामला अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के जौनपुर गांव का है। यहां पिछले जनवरी महीने से गांव में कोटा आवंटन की प्रक्रिया चल रही थी, लेकिन गांव के दबंगों के चलते पूरी नहीं हो पाई। आज एक बार फिर अधिकारी इस मामले को सुलझाने के लिए पहुंचे थे, मगर बातचीत चल ही रही थी कि तभी 2 गुट भिड़ गए। लोग आए हैं तमाम तथ्य तथाकथित गांव के, उन लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया।
कि मीटिंग ऐसे नहीं होगी, मीटिंग जो है वोट से डाला जाएगा। तो आज तो हमने कहा कि गांव के लोग वोट नहीं डालेंगे। जो समूह की महिलाएं, जितनी भी समूह यहाँ गठित हैं, 6 समूह की महिलाएं हैं, 6 समूह की महिलाएं वोट देंगी। और वोट के आज मीटिंग कैंसिल की जाती है। अगली बैठक जब होगी तो खाली समूह की महिलाएं ही उपस्थित होंगी। बीजेपी की चुनाव चिन्ह कमल को जब्त करने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है। कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से चुनाव के लिए आवंटित चुनाव चिन्ह का राजनीतिक दलों द्वारा लोगों के रूप में इस्तेमाल करने के मुद्दे पर अपना जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 12 जनवरी को होगी। जनहित याचिका पर कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह मुद्दा भी उठा कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव चिन्ह का लोगों के रूप में प्रचार के लिए छूट दिए जाने से निर्दलीय प्रत्याशी के साथ भेदभाव होता है। बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को जब्त करने की मांग को लेकर चौरी चौरा गोरखपुर के एसपी नेता काली शंकर की ओर से यह जनहित याचिका दाखिल की गई थी। हमारी मांग मुख्य थी कि राष्ट्रीय पुष्प कमल भारतीय सरकार की साइट पर शो कर रहा है, तो किसी पार्टी का राष्ट्रीय चिन्ह, किसी पार्टी का चिन्ह राष्ट्रीय चिन्ह नहीं हो सकता है। कोर्ट ने इसको न इंटरटेन करके सिंबल पे अलॉटमेंट के पे इंटरटेन किया है। बीएचयू में आज 7वें दिन भी छात्र हड़ताल पर रहे। आज छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। 3 दिसंबर से धरने पर बैठे छात्रों ने आज मार्च निकाला और सिंह द्वार का घेराव किया। छात्र हॉस्टल खोलने की मांग कर रहे थे। दरअसल 3 दिसंबर की रात बीएचयू प्रशासन ने कुछ छात्रों को हॉस्टल के भीतर बंद कर दिया था। छात्र हॉस्टल खोलने की मांग करते हुए राजाराम हॉस्टल में प्रवेश कर गए थे। मामले को बढ़ता देख गार्ड ने इन छात्रों को हॉस्टल में ही बंद कर दिया था। हम लोग का पृष्ठभूमि है वो 3 दिसंबर को तय हुआ था। कुछ विद्यार्थी जो है एमए के, वो अपने वहाँ पर सामान निकालने गए थे अपने हॉस्टल राजाराम में, और उसके बाद से वहाँ पर जो ताला लगा और उसके बाद हम लोगों ने जो विद्रोह किया कि जब सभी चीज़ें खोली जा सकती है तो शैक्षणिक जो क्षेत्र है वो क्यों बंद किया गया है। एटा के साधु संतों ने फ्री में यात्रा करने के परमिट की मांग की है। इन मांगों को लेकर आज संतों ने डीएम से मुलाकात की। मुख्यमंत्री योगी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। संतों ने कहा है कि रोडवेज, बस, ट्रेन में मुफ्त यात्रा और खाने के लिए मुफ्त राशन उन्हें दिया जाए। संतों ने मांगा है कि उन लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए जो साधुओं को परेशान करते हैं और मंदिरों की जमीन पर कब्जा किए बैठे हैं। साधु संतों के लिए रेल और बस में, रोडवेज बस में किराया माफ करने के लिए, और दूसरा है सभी संतों को राशन मुफ्त दिया जाए। तीसरा है यदि किसी संत समाज से कोई असामाजिक तत्व कोई हरकत करता है तो उसके खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाए। प्रयागराज के माघ मेले की आज से शुरुआत हो गई है। श्रद्धालु अगले साल से आएंगे, लेकिन मेले की औपचारिक शुरुआत आज से हो गई। प्रयागराज के डीएम बीसी गोस्वामी और आईजी केपी सिंह गंगा पूजन कर मेले की उन्होंने शुरुआत की। अब संगम की रेती में तंबू लगना शुरू हो जाएगा। संगम की रेती पर हर साल लगने वाले विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन माघ मेले को लेकर संगम की त्रिवेणी पर आज डीएम भानुचंद्र गोस्वामी और आईजी केपी सिंह ने गंगा पूजन किया। इस मौके पर साधु संत और तीर्थ पुरोहितों ने दुग्धाभिषेक कर मां गंगा की आरती की। गंगा पूजन में अधिकारियों और साधु संतों ने हर साल लगने वाले माघ मेले के सकुशल संपन्न होने की कामना की। ये न जाने कितने हजार वर्ष से परंपरा चली आ रही है और परंपरा का निर्वाह करने के लिए समस्त कल्पवासी और समस्त संत महापुरुष आकर के 1 महीना स्नान करेंगे और हवन आदि पूजन आदि करेंगे। जितने भी श्रद्धालु यहाँ आएंगे उनके एंटीजन टेस्ट करवाने की भी पूरी रणनीति बनाई जा रही है, लेकिन उससे पहले हम इस चीज़ को इंश्योर करेंगे कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आए वह प्रत्येक दशा में अपना RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट, नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के यहाँ पर आए। वहीं कोविड संक्रमण काल में आयोजित हो रहे माघ मेले में कई बदलाव किए गए हैं। जहाँ मेले का क्षेत्रफल कम किया गया है, तो वहीं इस बार कोविड की 3 दिन पुरानी नेगेटिव रिपोर्ट के श्रद्धालुओं को मेले में प्रवेश नहीं दिए जाने के निर्देश जारी किए गए हैं। स्नान घाटों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके, इसके लिए स्नान घाटों की लंबाई और चौड़ाई बढ़ाई गई है। मिर्जापुर के महेवा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां के रहने वाले अरविंद तिवारी को मर्चेंट नेवी में एक कंपनी क्वार्टर मास्टर के पद पर जो तैनात थे, उनके लापता होने की सूचना मिली। जलपोत के साथ वो प्रशांत महासागर में अमेरिका के सफर पर गए थे। उनके लापता होने की खबर परिवार को 3 दिसंबर को दी गई। तब से घर वाले परेशान हैं। परिवार वाले कंपनी पर सुरक्षा मानकों की अनदेखी का आरोप लगा रहे हैं। ज्वाइनिंग तो बॉम्बे से किए थे, कंपनी का नाम तो नहीं मालूम है।
लेकिन वहाँ से फिर वो चले गए अमेरिका। 1.5 महीना हो गया अभी तक वहीं पे लोकल चल रहे हैं। हफ्ते 8 दिन में फ़ोन से हमेशा बात होती थी। 2 तारीख को भी बात हुई, हाल समाचार सब ठीक बताए। 3 तारीख को सुबह 11 बजे खबर मिली हमको जो तुम्हारा लड़का पानी में गिर गया। 3 बार बात हुई, दिन भर में 3 तरह की बात बताए। पहली बार बोले कि जहाज सीढ़ी लगा रहे पोर्ट के ऊपर गिरा है। दूसरी बार बोले 42 किलोमीटर अंदर गिरा है। तीसरी बार बोल रहे हैं कि तूफान आया और गिर गया। तो कितने दिन हो चुके हैं अभी तक? 3 तारीख की घटना है जो है। 4 तारीख को हम लोग विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट लगाए, वहाँ सूचना दी लेकिन कोई ईमेल नहीं मिली। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। कुछ ही पलों में क्राइम कंट्रोल।